हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती और आज जो है हम क्लास साइंस की जैसे हमने बुक स्टार्ट की है तो उसका जो है हमने 5th चैप्टर करा दिया था आपको। और आज जो है हम जो एक नया टॉपिक लेने वाले हैं वो है पादपों में पोषण। क्योंकि मैंने जैसे ही सीटेट का पेपर एनालाइज किया है तो मैंने इसमें क्वेश्चन कई देखे हैं, तो मुझे लगा कि सबसे पहले यही चैप्टर लेना चाहिए। तो मैं आज आपको यही चैप्टर कराने वाली हूँ ताकि आपको जो आगामी आप सीटेट देने जा रहे हैं उसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो मिले उसे आप गलत ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली एनसीईआरटी के सभी चैप्टर जो है टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर का नाम है हमारे पादपों में पोषण, यानी कि जितने भी जीव हैं उनका जो है न्यूट्रिशन उनकी कैसे मिलता है वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज जो है वो सभी भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक जो है हमारे लिए शरीर में बहुत आवश्यक है। इन्हें क्या कहते हैं? हम पोषक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने शरीर को अपने शरीर के लिए जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जितने भी आप खनिज लेते हैं वो सभी आपके न्यूट्रिशंस हैं। आपकी जो है शरीर को एक एनर्जी प्रदान करते हैं। सभी जीवों को भोजन की जितने भी जीवित इस संसार में इस धरती पर प्राणी हैं, पेड़ पौधे, जीवन जंतु या मनुष्य, वो सभी जो है भोजन की आवश्यकता उनको होती है। अच्छा, पादप यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वो किस पे डिपेंड रहता है? वो पादपों पे यानी कि पौधों पे और इस पे डिपेंड रहता है। ठीक है ना? तो ये जो है जो मनुष्य है वो कहते हैं आप चलते हैं। ये लड़का है, इसमें देखो 2 बच्चे हैं, एक बूझो एक पहेली, लड़का और लड़की। यानी कि ये आपस में जितना भी टॉपिक आप कवर करेंगे पढ़ेंगे उसके बारे में जो सवाल आपके मन में बन रहे हैं वही सवाल ये बच्चे पूछते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन हर प्रकार से दूर हो जाए। ठीक है? तो ये कह रहा है कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यानी कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। ठीक है? इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है जैसे केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ जो है अपने ही परिवेश में, उनके ही परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ठीक है? अच्छा, जो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वयं पोषण कहते हैं, और जो भोजन दूसरों पर डिपेंड करते हैं यानी कि मनुष्य जैसे, तो उन्हें क्या कहते हैं? परपोषण। तो पोषक पदार्थों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के लिए समर्थ बनाते हैं। जैसे सजीव जो है भोजन ग्रहण करने की उसकी उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण। ठीक है? और वे खुद बनाते हैं। पादप खुद बनाते हैं तो उन्हें स्वपोषी कहेंगे, और अगर जो मनुष्य, जीव जंतु वे हैं क्या करते हैं? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो उन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। अब पहली क्या कह रही है कि मुझे जानना है कि पौधे की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन स्वयं कराए। हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? है ना? जब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो मनुष्य या जीव जंतु क्यों नहीं बना सकते, ये जानना चाहते हैं। या उसमें जो है खनिज, जल और कार्बन डाइऑक्साइड वो सब होते हैं। अब हम पूछते हैं कि जो पौधे हैं कि खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में से निर्मित होता है अथवा केवल कुछ ही भागों में? जैसे ये जानना चाहता है, इसकी जो डिटेल है वो ये कहना चाह रही है कि जो पौधे होते हैं उसके किस भाग से हमें भोजन मिलता है ना? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं और फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा भोजन बनाए जाने का एक माध्यम है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसा होता है? जो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है।
जो प्रकाश संश्लेषण है वो कैसे होता है, ये बूझो जानना चाहता है। ये कहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं, यानी कि जो जल है और वो खनिज जो है वो अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो कैसे पहुंचते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। 2 वे होते हैं, वे क्या होते हैं और उनके बारे में क्वेश्चन पीसीएस तक क्वेश्चन आता है, तो आज उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है उपस्थित जल और जो खनिज हैं वो जड़ यानी कि मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी में तो पानी डालते हैं, तो मिट्टी से जो है वो रोम छिद्र के या तने के माध्यम से जो है वो पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। और पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्रों यानी कि जो छिद्र होते हैं, रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है ना, जो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो जो है वो पौधे लेते हैं, और ये जो रंध्र हैं द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं ना, एक पतली सी दीवार होती है, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, पहुंचा दिए पत्तियों तक रंध्रों द्वारा। ये वाहिकाएं, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो जड़ से और पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं जल और खनिज, तो वो रंध्रों द्वारा पहुंचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं, पत्तियों तक फैली होती है ना। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक कंटिन्यूअस मार्ग जो है वो बनाती हैं, और पदार्थों में यानी कि पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप जो है वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। पत्तियां जो है, अब देखो पहले क्वेश्चन कर रही है यहाँ पे, जहाँ पे आपको डाउट लगे तो आपकी तरफ से वो पहली क्वेश्चन करती है, पहली आप बूझो। अब ये कहती है कि जो पत्ती होती है उसमें हरा वर्णक होता है, तो वो क्लोरोफिल कहते हैं उसे, लेकिन क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्या करता है? पत्ती की सहायता करता है, और इस ऊर्जा का जो है वो इस एनर्जी का जो यूटिलाइज करता है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। मतलब इसी का जो है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल को खाद्य संश्लेषण, जब वो अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उसी में इसका उपयोग करता है, क्योंकि इस खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने देखा कि जो क्लोरोफिल है सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, हरा रंग। क्लोरोफिल का मतलब यहाँ होता है हरा रंग। जो पौधे का हरा भाग ही पत्तियों द्वारा भोजन बनाता है, जो क्योंकि इसमें हरा रंग होता है, क्लोरोफिल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस पृथ्वी पर एक प्रक्रम जो है वो अद्भुत है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादपों में खाद्य के रूप में जो है वो संचित हो जाती है, यानी कि वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और सभी जीवों को रखा जाता है। और पादपों में खाद्य के रूप में जो है वो संचित हो जाती है, यानी कि वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और सभी जीवों के लिए ऊर्जा जो है वो एक चरम स्रोत है, यानी कि सबसे पहला स्रोत है। अगर प्रकाश संश्लेषण की न होगी उपस्थिति, तो पौधों का जो है अस्तित्व वो नहीं रहेगा। जो सभी जीव हैं उनका जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भोजन निर्मित होता है वो पादपों द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों में जो है ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्या जल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन उससे बनता क्या है? पौधे हमें क्या देते हैं? वो ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं हमें? वो ऑक्सीजन देते हैं। और अनुपस्थिति पर, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति पर जो है अगर नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण, तो हमारा जीवन जो है वो असंभव है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी और प्लस जल, तो सूर्य का प्रकाश, और प्लस किससे लिया? सूर्य का प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल, और किससे क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारी जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमारा भोजन, और प्लस ऑक्सीजन। इससे जो है ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
ये देखो, ये होते हैं रंध्र। इसको देख लो, बहुत ध्यान से देख लो। ये जो पत्तियां है ना, इस पत्तियों में जो आप ये ग्रीन सी लाइन दिखाती है, ये दीवार होती है ना, और इसको ही हम रंध्री दीवार बोलते हैं। और ये है, इसके द्वारा ये जो है भोजन करते हैं। और द्वार कोशिकाएं कौन सी होती हैं? कि जो छोटे 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 धब्बे से दिख रहे हैं। अब बुझो ने देखा कि जो पत्तियां होती हैं लाल, बैंगनी, भूरे रंग की, वे जानना चाहते हैं कि इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा, है ना? तो इसी का जो है क्वेश्चन इस बुझो ने पूछ लिया। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है पत्ती में, वो क्या है कि वो प्रकाश संश्लेषण पूरा कराएगा, और कार्बोहाइड्रेट ही है। ये पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रोसेस दिखाया है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो है सन है, और ये पत्तियां हैं, और पत्तियों के द्वारा यहाँ से ने एनर्जी ली सन, और इसने क्या नहीं मुक्त किया? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा है। ठीक है, और पत्तियों में जो है ये हरा रंग है, इसके द्वारा उन्होंने भोजन बनाया है। सबको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब ये कह रही है कि जो लाल तरह की, लाल, बैंगनी और अथवा भूरे रंग की होती है पत्ती, क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है? इसमें कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो है क्लोरोफिल, यानी कि हरापन। तो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग हरे जैसे तने, हरी शाखा में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मृस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये कह रहा है कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं, जो मरुस्थल में होते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो छल जो है वो जल जो है उसकी कमी को हटाने के लिए, कमी को कम करने के लिए जो पत्तियां सल्क अथवा जो सूल रूपी हो जाती हैं, इन पादपों के जो है वो तने हरे होते हैं। पत्तियां नहीं, लेकिन तने हरे होते हैं जो मरुस्थल में होते हैं। इसी वही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जैसे एक ही प्रकार के जो है जो पौधे के दो गमले लीजिए, एक तरह के ना, और एक को तो रखियो आप जो है अंधकार में 72 घंटों के लिए, दूसरे को रखियो सूर्य के प्रकाश में। तो दोनों पौधों में जो है दोनों पौधों की पत्तियों में जो है आयोडीन का परीक्षण करना है आपको, यानी कि आयोडीन का एक टेस्ट करना है। ठीक है ना? तो क्या करना है उसमें? अब उस गमले को जो है जिसे अंधकार में रखा था आपने, उसे 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया ना, जिससे पहले अंधकार में रखा था, और फिर इसकी पत्ती जो है उस पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए और दोनों को अलग अलग नोट कीजिए। तो आप क्या डिफरेंस पाएंगे? हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल जो हरी रंग की पत्ती होंगी उसमें ही केवल क्लोरोफिल होगा, उसमें दूसरी में नहीं होगा। लेकिन इन पत्तियों में जो है लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन होता है। प्रच्छादन मतलब जैसे इमेज बोलते हैं, है ना, एक परछाई होती है, अर्थात जो ढक लेते हैं। और इन पत्तियों से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अपनी गीली दीवारों पर तालाब, ठहरे हुए जो पानी होता है, जो तालाब वगैरह होते हैं, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। आपने जिसे काई कहते हैं ना, काई लग गई उसमें हरी हरी हरी, जहाँ सबसे ज्यादा गीला रहेगा ना बहुत ज्यादा दिनों तक हो, तो वहाँ काई लग जाती है। आपने देखा होगा, बारिश का मौसम होता है तो वहाँ अगर लगातार बारिश हो रही है और वहाँ पानी रुक गया तो वहाँ जो है हरे हरे हरा रंग से बन जाता है, तो उसे काई बोलते हैं। ठीक है ना? ये सामान्यतः कुछ जीवों, ये वृद्धि है किसी जीवी की। तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं? ये जो है विभिन्न रंग की पत्ती है ना? हरे रंग क्यों होता है इनका? जो है हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, जिनके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जो काई होती है, काई एक जीव है क्योंकि उसमें जीवाणु है, किसी तरह का जीव है उसमें, तो क्या है, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपनाता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, जिनके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जो काई होती है, काई एक जीव है, तो क्या है, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपनाता है
अच्छा, ये कहा कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है। तो वो जो है एक कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जैसे होता है, उसके द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो संश्लेषण करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। उसमें कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, क्योंकि जो COH2 तो होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र, CH2। तो इनका उपयोग खाद्य के अन्य के घटकों में संश्लेषण में होता है। लेकिन जो प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ हैं, जो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन पदार्थ हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसमें नाइट्रोजन भी होती है, जो प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं। तो लेकिन पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त हुई? अब तक तो हमने सुना था केवल इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन कहाँ से आई? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन अवस्था होती है ना, नाइट्रोजन मौजूद होती है, नाइट्रोजन गैस। लेकिन इसका जो है वो शोषण पौधे नहीं कर पाते। मिट्टी में कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। मतलब कुछ ही जीवाणु ऐसे होते हैं मिट्टी में जो नाइट्रोजन गैस के मतलब यौगिकों हो है, उन्हें ट्रांसफर कर जो है मिट्टी को निर्मुक्त करते हैं, है ना। और ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपने कुछ देखा भी होगा, जो खेत में उर्वरक डालते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है ना, प्रचुर मात्रा में होता है उसमें नाइट्रोजन। और अन्य संगठों जैसे प्रोटीन, फैट का संश्लेषण भी करते हैं। कैसे? जो है पौधों में पोषण की अन्य विधियां अलग अलग है। अब देख लो आप, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल है नहीं, लेकिन वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते ना। कुछ पौधे ऐसे भी तो होते हैं, वे कैसे जीवित रहते होंगे? ना तो उनमें क्लोरोफिल है और ना ही वे अपना भोजन बना पाते, तो वे कैसे जीवित रहते हैं, कैसे बढ़ते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना धूप के भी जीवित रहते हैं, छाया वाले पौधे। वे जो पोषक हैं वे किस प्रकार प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? जो मनुष्य है और अन्य प्राणियों की तरह ये पौधे भी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर हैं। जो खुद नहीं बना सकते वो दूसरों पर निर्भर होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक जो वृक्ष है उसकी जो तने होते हैं, तने और उसकी ब्रांचेज यानी कि शाखा आपस में लिपटी होती हैं। आपने देखा होगा बरगद पे बहुत सारी जो है शाखाएं वो रस्सियों की तरह लिपटी रहती हैं, है ना। तो वो रस्सी नुमा होती है, यानी कि एक रस्सी के आकार की होती है, पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये एक अमरबेल का पौधा है ना, अमरबेल का, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी कि जिस पर ये डिपेंड होते हैं, है ना। और ये जो अमरबेल है वो ऊपर पोषी होगी, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड है, खुद तो अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना नहीं सकती। अच्छा, क्या हम ये देखो, ये आप अमरबेल का जो है वो फोटो देख सकते हैं। ये आप जब ये अब पहले ना क्वेश्चन करा कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू और जोंक जैसे भी जीव भी परजीवी हैं, क्योंकि वे डिपेंड रहते हैं दूसरों पर। तो पूछना चाह रही है कि ये परजीवी हैं। आपने जो है ऐसे पौधों को देखा होगा, विषय में सुना होगा, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, कि जो जंतुओं को खाते हैं, मांस, मदिरा या जिंदा खा जाते हैं। तो ऐसे जो है पौधे हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं, मतलब विषमयकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे अथवा अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि वो हरे हों या जरूरी नहीं वो किसी और रंग के हों, वो किसी भी रंग के हो सकते हैं जो भक्षण करते हैं ना। अच्छा, इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना होती है। पत्ती का रूपांतरित भाग होता है, पत्ती का जो है रूपांतरित भाग होता है, उसका भाग, उस पौधा पादप का, है ना। तो पत्ते का जो शीर्ष भाग है वो घड़े का ढक्कन बनता है। पत्ते का जो शीर्ष भाग है घड़े का ढक्कन बनाता है, घड़े का ढक्कन बनता है। अब घड़े के अंदर जो है रोम होते हैं, घड़े के अंदर क्या होते हैं? रोम, जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं और अर्थात अधोमुखी होते हैं। ये आप संरचना जान लीजिए, दूसरों का भक्षण करती है जो ये ना, ये घट में रूपांतरित पत्ती। ये जो पत्ती यहाँ दिख रही ना, यहाँ इसको बड़ा करके दिखाया, और ये घट रूपी है जो एक ढक्कन का, ये ऊपर ढक्कन का काम कर रही है। इसे घटपड़नी बोलते हैं। में घड़े और ढक्कन जैसी संरचना होती है।
अब कीट जो है घड़े में प्रवेश करता है ना, वो जो कीट है उसमें घड़े में प्रवेश करके उस पादप में, उस पौधे में, तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। अब फंस गया तो क्या है, उसका भक्षण होगा, तो घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, और ऐसे को ही कीटभक्षी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे को? कीटभक्षी पौधे। अब भूजो जो है कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। तो ये घटपर्णी हरा होता है, यदि घटपर्णी हरा होता तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता। जब ये दूसरों पे डिपेंड है, जब वो उस कीट को खाकर अपना भोजन बना रहा, अगर ये हरा होता तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण करता, और क्या तब भी ये कीटों का भक्षण करता? अब ये बूझो जो है जानना चाह रहा, क्योंकि हमारे भी दिमाग में देखो ये क्वेश्चन घूम रहा है। अच्छा, तो इस प्रकार पादपों को मृदा से में सभी पोषक नहीं मिल पाते जो उनकी आवश्यकता होती है। अब होते हैं मृत जीवी, यानी कि जैसे जो किसी से भी अपना भोजन प्राप्त नहीं करते, दिखते हैं हमें। जैसे आपने बाजार में मशरूम देखा होगा, है ना, तो वो वर्षा के दिनों में बहुत सारी, जैसे पहले क्या होती थी गांव में, जहाँ हम गोबर डालते थे तो वहाँ पे बहुत सारी छतरियाँ, छोटे छोटे से पौधे सफेद रंग के निकल आते, उनको ही छतरा के, हम उसे कहते सांप की छतरी बोलते थे हम उसे, है ना। तो उसे क्या बोलते थे हम? सांप की छतरी। हम खेलते भी थे उससे कि भाई ये सांप की छतरी है, किसकी होगी किसकी होगी, ऐसे खेलते थे हम। तो सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान जो है ये सब उग जाती थी, जहाँ मतलब जहाँ नमी रहती थी वहाँ उग जाती थी। तो अब उस पर हम विचार करते हैं कि आखिर क्या है। अब देखो बूझो एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा, क्या पूछना चाह रहा कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, और इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, और ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, तो इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण भी नहीं कर सकते, तो ये अपना भोजन कैसे बनाते होंगे। अच्छा, अब वो ही कह रहा है कि एक जो है सांप की छतरी या जो मशरूम है उसका पैकेट लीजिए ना, और सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक, मतलब जहाँ बिल्कुल गंद होती है वहाँ होता है ये। अच्छा, अब देखते हैं ब्रेड आपने WT सुना, ब्रेड रोकी, जब उनमें वो जो कहते हैं फुई लग जाते हैं ना, फुई बोलते हैं उसे, है ना। तो फुई एक टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो ले, और उसे ना एक गर्म जगह पर, जहाँ गर्मी होती है ना, गर्मियों के दिनों में उसे 2-3 दिन के लिए रख दे। उसमें जो है ना कुछ दिनों में एक रुई सी निकल जाएंगी, जैसे बर्फ सी नहीं होती, ऐसा रुआ सा बैठ जाता है उस पर, उसे फुई भी बोलते हैं अपनी आम भाषा में। तो हरे भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बे के रूप में हो सकती है। तो इसे जो है आवर्धक लेंस या माइक्रोस्कोपिक द्वारा अगर इसका अवलोकन किया जाए ना, तो ये जो है ना कवक है, ये फंजाई है, इसे क्या बोलते हैं? फंजाई या कवक बोलते हैं। देखो ये सब कुछ ऐसे दिखता है, अगर हमारे ब्रेड खराब हो जाते हैं ना, जब फुई लग जाती है उनपे, ऐसे सड़ जाते हैं वो। अच्छा, तो ये क्या है? ये मृत है, ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर पाचक रसों का स्त्राव करते हैं, यानी कि जो है वो एंजाइम का जो है वो फ्लो करते हैं। अच्छा, अब इसके पश्चात जो है इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इसी से जो फंगस हुई ना, कवक हुई, इसके द्वारा ही जो है अपना भोजन का अवशोषण किया। और इस प्रकार की पोषण प्रणाली को किसी जीव मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। इसमें किसी भी जीव का कोई भी मतलब इंटरफियर लिंक तो नहीं रहा ना, तो इसे मृत जीवी पोषण, या जो सड़ निकलने के बाद हुई जो जीव, जो ना इसमें जीव हुआ कुछ, है ना। जैसे उसमें क्या है, एक जीव के द्वारा क्या हुआ, वो जीव के द्वारा अपना भोजन बनाते थे, तो वहाँ क्या हुआ, वो परपोषी, यानी ये अपने आप तो बनता नहीं, लेकिन किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते थे, तो वो परजीवी थे। लेकिन यहाँ किसी जीव का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए इसे मर्तजीवी कहते हैं। अच्छा, कवक जो है आचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उग जाते हैं, और ये सभी स्थानों पर, नमी में भी और गर्मी में भी, सभी में उगते हैं। और जब आपने देखा होगा वर्षा ऋतु के दौरान कारण पहली को भी एक क्वेश्चन याद है कि उसने अपने सुंदर जूते जो हैं, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में जहाँ भीगे खराब हो गए, और वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि वो कैसे प्रकट हो गई भीगने के बाद नमी में। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित
होते हैं, मतलब में जो है वो हमारी नेचर में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नमी हो, यानी कि भीगा हुआ हो, गीला हो या गर्मी हो अधिक, तो वे जो है अंकुरित हो जाते हैं और वो कवक को जन्म देते हैं। कवक का जन्म कैसे हुआ? जहाँ नमी हो, गर्मी हो और वहाँ पे जो है वे अंकुरित होने लगते हैं, उसी को कवक बोलते हैं। अपने खाने को किस प्रकार कवक द्वारा खराब होने से बचा सकते हैं? अब बुजुर्ग को एक याद क्वेश्चन आ कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल जो है कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। मैं जानना चाहता था कि ये कवक रोग होते क्या है। देखो, अब ये क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठते हैं, ये पूछ और पहली वही पूछ लेते हैं। पहली ने बताया कि ईस्ट है ना, ईस्ट यानी कि खमीर, जो उठाते हैं हम खमीर खट्टेपन से। छत्रक जैसे कवक अनेक उपयोगी भी है, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं अथवा मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ कवकों का प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। एक लाइकेन बताया था मैंने ऊपर, जब मैंने फर्स्ट इसी बुक का जो है मैंने 5वां चैप्टर लिया था अम्लोच्छार, उसमें क्या है, लाइकेन हमारा प्राकृतिक सूचक का काम कर रहा था, तो आपको कनेक्शन बना के रखना है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। एक शैवाल और एक कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होता है ना, क्योंकि हरे शैवाल होते हैं वो, और जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन हरा होता है कवक भी ना, फंगस। कवक शैवाल को रहने का आवास, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। एक दूसरे से कनेक्शन मानते हैं, तब ये निर्भर रहते हैं। तो बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा शैवाल भोजन बनाता है वो किसको देता है? कवक को देता है। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? यानी कि जो मिट्टी है उसमें एक बार जब मिट्टी खत्म हो गई, वहाँ पे फसल उगा ली, तो दोबारा कैसे उपजाऊ बनाते हैं, उस चीज को यहाँ पे पूछा है। किसानों में या खेतों में अथवा माली जो है बगीचे में लोन गमलों में खाद एवं उर्वरक डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा क्यों मिलाते हैं? है ना, मतलब जो खाद आप डालते हैं उन्हें मिट्टी में क्यों मिलाते हैं, है ना। तो जो पौधे हैं वो मृदा से ही खनिज पोषक तत्व मतलब जो है वो अब्जॉर्व करते हैं। तो अतः इनकी मृदा में मिट्टी में जो है इनकी मात्रा कम होती जाती है और जो है खाद में। अब क्या है कि जो मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाने के लिए या पूरा करने के लिए उसमें खाद मिलाते हैं। और यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो, हमें पौधों के जो न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पौधों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। मान लो कुछ पौधों के बारे में हमें नॉलेज होती है जो हम अपने घर में अपने गमलों में उगाते हैं, लेकिन हर फसल की, हर पौधे के बारे में तो हमें नॉलेज नहीं होती। अगर हो जाए तो हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से और बेहतर बना सकते हैं, अच्छी फसल कर सकते हैं। तो पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है ना। तो फसल कटाई के बाद जो है मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। मैंने बताया कि फसल कटाई के बाद जो है मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो जो है वो वायु में सबसे ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है वायु में। तो पौधे इसका उपयोग जो है उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। मतलब एयर में तो कंप्लीट मात्रा नाइट्रोजन की, लेकिन वो मिट्टी को कैसे मिले या मिट्टी उसे कैसे अपने साथ यूटिलाइज करे, तो कैसे करे? जैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तो पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप से अवशोषित कर लेते हैं, है ना। कुछ जीव राइजोबियम है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें जो हैं वो फलीदार पादपों से आती हैं। फलीदार मतलब जिनमें फली होती है, जिनके अंदर दाने होते हैं। और इसके बदले जो है वो पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास, अपना खाद्य प्रदान करते हैं, किंतु उनमें सहजीवी संबंध होता है।
इस संबंध का किसानों के लिए बहुत विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मिट्टी में जो है नाइट्रोजन उर्वरक डालने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि यही नहीं दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः जो है वो दूसरी मिट्टी को उपजाऊ बनाने की जरूरत नहीं है या अधिक उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं ना, और कुछ पादप होते हैं जो दूसरे प्रणाली पर अपनाते हैं, जैसे परजीवी, मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करती हैं और सभी प्राणी अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उन्हें विषमपोषी कहते हैं। देखो, विषमपोषी और परपोषी दोनों अलग अलग चीजें हैं। सुपोषी जो खुद भोजन बनाते हैं और केवल बहुत ही कम पादप ऐसे होते हैं, और जो परजीवी हैं वो दूसरों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और सभी प्राणी अपने भोजन के लिए जो अपने अलावा किसी और कैटेगरी पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी बोलते हैं। जैसे उनका क्या है, कीटभक्षी है। कीटभक्षी क्या है तो वो पौधा, लेकिन वो किसे खा रहा, अपनी कैटेगरी से अलग खा रहा ना। पेड़ पौधे अलग कैटेगरी में आते हैं और जो जीव जंतु है वो अलग कैटेगरी में आते हैं। तो आज हमने इनके बारे में जो है वो डिटेल से चर्चा की है। ओके, और उम्मीद है खुद नहीं बना सकते लेकिन अपनी ही कैटेगरी के दूसरे पौधों पर जीवित रहते हैं। कीट पक्षी वो होते हैं, कीट पक्षी घटपर्णी पौधा है। पोषक, न्यूट्रिशन, परजीवी बता दिया, प्रकाश संश्लेषण, मित्र, रंध्र जो है वो उनके द्वारा भोजन बनाते हैं, जो मतलब पत्तियों की एक दीवार के से चिपके होते हैं। कवक के बारे में बता दिया, सबके बारे में हमने डिटेल चर्चा कर ली। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप ही ऐसी नई नई वीडियो अपनी ऑडियो के द्वारा अपनी एनसीईआरटी पढ़ने में हमारी एक सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप केवल अपने कान में जो है वो लीड लगाइए, ईयरफोन लगाइए और अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते जाइए। ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आगे आगे हम बहुत सारी बेहतर वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल भी सामने दिखाएंगे वीडियो के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।